नमस्कार साथियों, अमरीज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो जैसा कि आपसे वादा किया गया था और आज एक सुबह एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जो है क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस बाद में कराइए, पहले थ्योरी बता दिया करिए। तो जो भी जैसा भी आप लोग बताएंगे हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से या फिर एक दो क्लास से उस चीज़ को जो है फॉलो किया जाए। तो आज बताया गया था तो मैं आज कोशिश करूँगा आपको पहले, चूँकि मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से जुड़े तथ्य हमने आपको पहले करा दिए थे। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप पिछली क्लास को देखिएगा, वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास में हम लोग अशोक को देखेंगे, उसके बाद मौर्य काल के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे और अगली क्लास से अपना अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अशोक को देखते हैं। अशोक जो था वो आपका 269 BC में 269 BC में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। तो ये जो है 259 BC में 69 BC में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन रहा है। इससे पहले अशोक का अगर पूछे कि अशोक इससे पहले क्या था, तो इससे पहले आप याद रखिएगा, इससे पहले अशोक क्या था? अवंती का राज्यपाल। अवंती का राज्यपाल अवंती का राज्यपाल था अशोक। अशोक के बारे में और अगर इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुबधांगी नहीं सुभद्रांगी, माता का नाम सुभद्रांगी। तो माता का नाम देख लीजिए। पिता तो आपको पता ही है, पिता इंपॉर्टेंट है। पिता बिंदुसार, माता माता कौन सी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी इनकी? सुभद्रांगी। ठीक है, ये माता हो गई इनकी। इसके बाद अशोक के कुछ नाम हैं जो बहुत फेमस हैं और एग्जाम में आपके फ्लुएंटली पूछे गए हैं, और ये भी पूछा गया है कि ये नाम कहाँ पे लिया गया है। अब देखो, अशोक के अन्य नाम मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, बाकी मैं आपको नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो अशोक का जो अशोक नाम से वर्णन मिलता है, अशोक का जो अशोक नाम से वर्णन मिलता है, मतलब जिसमें अशोक को अशोक ही बोला गया है, वो कौन कौन सी जो मतलब आपके साक्ष्य हैं? तो मास्की, याद रखिएगा, मास्की और गुर्जरा, मास्की गुर्जरा और उडोगुलम, उडेगुलम, ये इन लेखों से मास्की गुर्जरा और उडेगुलम लेख से मिला है अशोक का नाम अशोक के नाम से। और इनको पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। ये किसमें कहा गया है? पुराणों में। एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फ्लुएंटली पूछा गया है, देवनाम पियदस्सी, देवनाम पियदस्सी। ये आपको 1837 में जेम्स प्रिसेफ, नाम के एक आपके मतलब जो आपके इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जो ब्राह्मी लिपि में एक इनका लेख पाया था,
जेम्स प्रिशप के द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि के लेख से क्या मिला है? देवनाम पियदस्सी। आगे देखेंगे कुछ और डिटेल्स आगे देखते हैं। चलो यहीं देख लेते हैं। तो अगर हम पूछें अशोक का जो, अगर हम धार्मिक जीवन देखें तो पहले ये ब्राह्मण धर्म से थे, महावंश, और इसके बाद इनका जो मतलब रजत रंगणी में देखने को मिल रहा है वो क्या मानते थे? शैविज्म, शिव को मानने वाले थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, और बौद्ध धर्म के पीछे की आपको कहानी पता ही है कि अशोक की जो कलिंग विजय हुई थी। चलो पहले उसको ही देख लेते हैं। अशोक की कलिंग विजय। अब अशोक की कलिंग विजय को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बात ये थी कि अशोक जो था उसके अंदर साम्राज्यवाद बहुत चरम पर था, बहुत चरम पे था। और जब साम्राज्यवाद की इसी भूख में अशोक ने कलिंग पर हमला किया, और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है? ये आपको जानकारी मिल रही है अशोक के ही 13वें शिलालेख से। अशोक ने अपने इस हमले का जिक्र किया है अपने शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख से। तो इसमें अशोक ने बहुत जो है मतलब काट पीट किया था, बहुत लोगों को मारा था, बहुत लोगों की जानें गई थी। बाद में बताते हैं कि अशोक जब शाम को निकले, देखा उन्होंने, तो जब इतना खून, इतना लोगों की, वो देख के इनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। और ये बात सही है कि आपका हृदय परिवर्तन होने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्षण एक ऐसा मोमेंट आपको चाहिए होता है, बस उस टाइम ही आपका पूरा हार्ट, पूरा जो भी आपका थॉट प्रोसेस होता है एकदम से चेंज हो सकता है। तो अशोक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इसका वर्णन भी किया है। पूछते हैं कि ये किस में मतलब मिलता है, ठीक है। और अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद ये जो है, और आप उससे अगर पूछे कि कब हमला किया था, तो 261 बीसी में। 261 बीसी में कहाँ पे किया था? कलिंग। अच्छा, ये कलिंग अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में उड़ीसा का भाग है। उड़ीसा वर्तमान में कहाँ पे? उड़ीसा। और इनकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और देखते हैं कुछ एक दो पॉइंट। अशोक जो है अन्य धर्मों का भी बहुत सम्मान करता था। अशोक अन्य धर्मों का भी बहुत सम्मान करता था। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा? अशोक जो है अजीवक संप्रदाय और अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। ये अशोक की जो धार्मिक सहिष्णुता है इसको दिखाता था। बेसिकली वो बहुत जो है वैसा राजा था, उसको पता था कि लोग जो है धर्म से जुड़े हैं, यहाँ पे अगर हम धर्म भावना को बहुत आहत करेंगे, तो इसमें अशोक बहुत बुद्धिमान था। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया था, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगति, तो तृतीय बौद्ध संगति आपकी अशोक के समय पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटिलपुत्र। तो ये भी आपको याद रखना है, पाटिलपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको पहले बताया है।
मोगली, जिन लोगों ने मोगली पुत्र तिस, ये इसके अध्यक्ष थे। जिन लोगों ने पुरानी क्लास की है उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझाया गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अशोक के बताने के लिए, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन और अच्छा देख लीजिए, 11वें शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है? तो 11वें शिलालेख में क्या मिलता है? अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आगे क्वेश्चंस में आपको थ्योरी में बता दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अशोक के बारे में बेसिक जानकारी थी, आप ये थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं हमारे प्रश्नों के दौर पे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपका पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर करिएगा। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेंटकॉफ, जेम्स प्रिसेफ। तो अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी आंसर किया था, वो कौन था आपका? जेम्स प्रिसेफ था, जेम्स प्रिसेफ। आप अगर देखें तो अभी आपको मैंने बताया था, जेम्स प्रिसेफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय मैंने बताया ना अभी आपको, किसमें है? 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख। ये रोमन में लिखा है अंक, आई होप समझ में आ रहा होगा लोगों को। 13वें शिलालेख में बताया गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हेमू के। तो मेगस्थनीज कल हम लोगों ने देखा था, किसमें आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज। और ये किसका जो है मतलब इसने कौन सी किताब लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका किताब लिखी थी, इंडिका बुक, जिसने गुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत की तरह। किसका? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत की तरह। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कई बार जो कुछ इंपॉर्टेंट ईयर हैं वो आ जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, 305 ईसा पूर्व। वैसे मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, बट अगर आ जाता है तो आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू याद रहे किस टाइम पे हुआ। 305 ईसा पूर्व। आप कैसे याद रखेंगे इनको? ये सब इतना याद करना तो बहुत मुश्किल होता है, तो आप इनको एक ट्रिक से याद कर लीजिए कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य 300 के आसपास का कुछ है। अब यहाँ पे अगर आता कि 300 के आसपास का है और चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो अगर ऐसे कुछ याद रखेंगे तो आपको आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इतने क्लोज नहीं आते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। अब आपसे 305, 304, 303 पूछ के तो मुश्किल हो जाएगी, अदरवाइज आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। तो कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, लोगों के बीच में जाता था, लोगों के बीच में रहता था, मतलब जो है अपनी प्रजा से बहुत कनेक्टेड था? ऐसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी अपनी जनता से संपर्क रखते थे, लेकिन प्रायः पूछा है मतलब रेगुलर रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपका अशोक होगा। अशोक आपका होगा राइट आंसर, अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई,
विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त देख के उसकी अंदर युद्ध की, मतलब उसके अंदर बताया था ना, आत्म परिवर्तन हो गया। युद्ध देख के इतना उसने युद्ध नीति को ही सदा के लिए त्याग दिया। बोला ऐसा युद्ध, ऐसे राज्य विस्तार से क्या फायदा कि लोगों की जानें चली जाएं, ठीक है, महिलाएं इतनी विधवा हो जाएं, ऐसे राज्य का क्या फायदा, ऐसे इतने बड़े राज्य का क्या फायदा। तो कलिंग जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर उसने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? क्या प्राकृत व ब्राह्मी में, संस्कृत व ब्राह्मी में, पाली व ब्राह्मी में? अशोक मैंने बताया था पहले पहले की क्लास में, प्राकृत व ब्राह्मी में, प्राकृत व ब्राह्मी में अधिकांश अभिलेख हैं, प्राकृत व ब्राह्मी में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, ये भी मैंने कल बताया था आपको, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मैंने आपको बताया था ये मुद्रा राक्षस किताब थी, और इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर कौन थे? मुद्रा राक्षस के राइटर कौन थे? विशाख दत्त। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? कम से कम आप लोग उन क्वेश्चंस को गलत मत कीजिएगा जो इस क्लास में कराए गए हैं, उनको बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। अगर उनको सही कराए तो आप, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस क्लास से ना मिले आपको, तो आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल सही करेंगे जो यहाँ कराए जा रहे हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने, दशरथ ने? श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है। और इस अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? इसके राइटर कौन है? किसके द्वारा किताब लिखी गई है? चाणक्य। इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो ये याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। हाँ, प्रभावित निगोज से हुए हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, प्रभावित निगोज से हुए हैं, लेकिन उन्होंने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है? ये पूछ रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली है? प्रभावित किससे हुआ है? देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, किससे प्रभावित हुआ है? तो प्रभावित हुआ है आपका निग्रोध से। और दीक्षा किससे ली है? दीक्षा ली है इसने उपगुप्त से। उपगुप्त, उपगुप्त होगा आपका राइट आंसर। उपगुप्त, उपगुप्त होगा आपका राइट आंसर। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा है, ब्रोथरा कहा है? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथरा कहा है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन? इससे बाहर आपका क्या ही क्वेश्चन जाएगा? इससे बाहर आपका क्या ही क्वेश्चन जाएगा? ये मेगास्थनीज हैं क्योंकि इन्होंने ही इनके साहित्य पे लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसने लिखा है? मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, किस पुस्तक में लिखा है? इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज इंडिका
किस कहाँ से आया था, कौन राजा ने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। मौर्य काल में एग्नोमाई किसे कहा जाता था? एग्नोमाई भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी या माप तोल का अधिकारी? एग्नोमाई डिपार्टमेंट का क्या नाम था? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं तो उस टाइम पे क्या कहा जाता था चीज़ों को लेके? तो आपका हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी। सड़क निर्माण अधिकारी। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगेंगे क्योंकि टफ हैं, क्वेश्चन टफ लगेंगे पर ये क्वेश्चन टफ हैं, पर टफ क्वेश्चन ही करना है आपका, उन्हीं से काम चलने वाला है आगे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? मतलब इतना प्रभावित हुआ कि उसने अशोक के जैसा बनने का कोशिश किया। महाबली, वीर सिंह, तिस्स या राणा सिंह? तो तिस्स होगा आपका, श्रीलंकाई शासक तिस्स। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पवन, परिशिष्ट पर्वन। किस महीने में मौर्य साम्राज्य का राजकोषीय जो जो आपका फिजिकल जो फाइनेंशियल ईयर होता था, जो फिजिकल ईयर होता था वो कौन सा होता था? फाल्गुन मार्च, आषाढ़ जुलाई, जेठ जून या पौष माघ? जुलाई का महीना, आषाढ़, आषाढ़ जुलाई भी होगा आपका राइट आंसर। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? ये गुस्ताखी कौन कर रहा है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, या किसकी उक्ति है? मेगस्थनीस। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियागोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? एक मौर्य सम्राट हुए हैं जिन्होंने विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने के लिए आग्रह किया था। आंसर करिएगा। तो वो आपके बिंदुसार थे। बिंदुसार ने क्या क्या मंगाया था? अंजीर मंगाया था, शराब और दार्शनिक। तो इस पे काफ़ी अच्छी स्टोरी है, किसी दिन सुनाऊंगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे अच्छा स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग की चढ़ाई, कलिंग पर चढ़ाई के लिए कौन सा सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यवदान, 13वां वृहत शिलालेख, 7वां स्तंभ अभिलेख? तो जो जो आपके शिलालेख पाए जाएंगे उनको ज़्यादा अच्छा प्रमाण माना जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 13वां बृहत शिलालेख।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान कीजिए। आंसर करिएगा। मैं चेक कर रहा था कि मैंने आपको कहीं गलत तो नहीं बता दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने आपको क्या बताया था, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। और किस प्रांत का गवर्नर था? अवंती का गवर्नर था। मैंने आपको यही तो बताया था, अवंती का गवर्नर था। और अभी ऑप्शन में तो अवंती दिया ही नहीं है, ना अवंती दिया है। उज्जैन दिया है, तक्षशिला दिया है, सुवर्णगिरी दिया है, तोसली दिया है। तो उज्जैन का ही प्राचीन नाम क्या था? अवंती था। ये प्राचीन नाम है। तो इस तरह की चालाकियां भी एग्जामिनर करते हैं, इससे भी आप बिल्कुल रूबरू रहिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा वृहद शिलालेख, पांचवा वृहद शिलालेख, या बराबर जो है गुहालेख? इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए बस। तो पृथक कलिंग शिलालेख होगा आपका राइट आंसर। पृथक कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी कोई भी आपकी जिज्ञासा कुछ भी हो, पूछना हो किसी को, तो पूछ सकता है। आपने इस क्लास को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।